हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 के साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह पेपर 2 में साइंस जो सब्जेक्ट है इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आते हैं तथा 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो साइंस पैडागोजी के होते हैं। ठीक है। तो आज हमारा ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी थ्योरी करा रखी है। ठीक है, सिर्फ एक ही वीडियो में। और आज जो ये वीडियो में मैंने लिया है वो प्रीवियस ईयर, कुछ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि एक प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 इस टॉपिक से क्वेश्चन रह रहे हैं। तो पहले आप लोग जाकर थ्योरी के सब्जेक्ट देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सीटेट पेपर 2 का जो साइंस सब्जेक्ट है इसका रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिल सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है। कथन अभिकथन ए कह रहा है कि अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या होता है? HCl। HCl होता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। भंजन यानी कि तोड़फोड़ में। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या क्या काम है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? यह भोजन को पचाने में मदद करता है, यह भोजन को अम्लीय भी बनाता है, साथ ही साथ यह हमारे मुंह से जो कीटाणु अंदर आ जाते हैं उन कीटाणुओं को मारता भी है। ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपके सही लग रहे हैं। उसके बाद तर्क कह रहा है कि पाचक रसों की क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, आर ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि इसमें भी देखिए अम्लीय माध्यम आया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है। तो ये आपको दोनों दिख गए, तो ये तो होगा नहीं। ए और ए गलत है, दोनों ये भी गलत हो गया। तो ये आपका ऑप्शन सही हुआ कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए और उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए क्रम में सही प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। ठीक है। तो इसको और ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि डैश एक मोटी भीति की थैली होती है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ऑप्शन से कि क्या यकृत एक मोटी भीति की थैली है? नहीं, क्योंकि थैली होता है वो जिसमें सब कुछ रहे। यकृत क्या है? तो एक प्रकार की ग्रंथि है। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। उसके बाद कह रहा है कि अग्नाशय, अग्नाशय भी एक प्रकार की ग्रंथि है। तो ये भी नहीं होगा। अब 2 बस यकृत। देखिए यहाँ भी ऑप्शन कट गया तो आपका क्या बचा? 2 नंबर। तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि सही है कि नहीं। देखिए, अमाशय यानी कि पेट हमारा एक मोटी थैली है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ये वाला पेट क्या है? तो ये एक मोटी थैली है। ठीक है। अमाशय एक प्रकार की मोटी थैली है। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि इसका आकार जे जैसा है। मैंने पढ़ाया था कि हमारा जो स्टमक है इसका आकार कैसा है? तो जे जैसा। ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आप जो ये आहार नाल पूरा देख रहे हैं इसमें सबसे चौड़ा भाग क्या है? तो इसका ये पेट है। तो ये भी लाइन सही जा रहा है। फिर इसके बाद कह रहा है कि यह एक सिरे से भोजन प्राप्त करता है। यह किससे प्राप्त करता है? यहाँ ग्रासिका नली दिया गया जिसे हम ओसोफेगस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओसोफेगस आपको फिगर में दिख रहा है। तो यहाँ से एक सिरे से क्या प्राप्त कर रहा है? यहाँ से तो एक सिरे से भोजन प्राप्त कर रहा है और दूसरा सिरा इसका कहाँ खुलता है? छोटी आंत में। तो यहाँ आपको दिख रहा है छोटी आंत है यहाँ, तो छोटी आंत में है। ठीक है। और यह क्या स्रावित, यह क्या करता है? यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में क्या होता है? HCl होता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो कीटाणुओं को मार देता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या आपका होगा। देखिए एक बार क्लियर करके फिर से देखिए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक अमाशय क्या है? अमाशय एक प्रकार की मोटी थैली है। ठीक है। इसका आकार जे जैसा है, अमाशय का आकार। ठीक है। यह एक आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह ग्रासिका नली से एक सिरे से भोजन प्राप्त करता है और दूसरे सिरे पर यह छोटी आंत में खुलता है और यह क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो ये क्या होगा? इसका ऑप्शन का दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्तंभ 1 में दिए पाचन मनुष्य मानव के पाचन तंत्र के अंगों का नाम स्तंभ 2 में दिए गए उनके प्रकारों में सुलेमित कर, मतलब इसको मिलान करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम मिलान करने की बात करते, देखिए मैंने पढ़ा रखा है कि मुंह का क्या काम है, तो मुंह से ही हमारा क्या शुरू हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। और मुंह में हमारा पाचन कहाँ होता है, तो मैंने पढ़ाया था कि टाइलिन और डायस्टेज नामक 2 एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। तो स्टार्च क्या होगा, तो ए का क्या हो जाएगा, चौथा, एक आपका हो जाएगा चौथा, ए का चौथा ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका खत्म हो गया तीसरा, अब और पहला भी खत्म हो गया, तो अब बच गया 1 और 2। उसके बाद देखिए अमाशय, अमाशय का मैंने क्या काम बताया था कि देखिए पहले हम क्वेश्चन पाचक रसों को कार्य करने में सहायता के लिए अम्ल का स्राव करते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या होता है, अम्ल का स्राव कहाँ होता है, HCl, HCl किधर होता है, पेट में। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 5 है। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि बी का 5 किस में है, तो 2 नंबर में। अब हम पूरी ऑप्शन को क्लियर करते हैं कि क्या यही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यकृत का क्या काम है, तो यकृत पीत का स्राव करता है जो वसा के पाचन में सहायता, मैंने क्या बताया था कि लीवर हमारा वसा को तोड़ता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्यूलिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया। तो यकृत क्या करता है, पीत का स्राव करता है। और ये पीत कहाँ स्टोर रहता है, पीत कहाँ, तो गाल ब्लैडर में, मैंने ये सब पढ़ा रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, सी का दूसरा। देखिए इस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ये दूसरा नंबर आपका ऑप्शन मिल रहा है। और छोटी आंत का क्या काम है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि छोटी आंत का, देखिए डी का पहला, अवशोषण के क्षेत्र में वृद्धि के लिए दीर्घ रोम होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। और जेजुनम का क्या काम होता है, तो ये छोटी आंत को फैलाता है ताकि भोजन फैल जाए और अच्छे से पाचन हो सके, समझ गए। और बड़ी आंत का क्या काम होता है, देखिए बड़ी आंत में कोई भी प्रकार का पाचन नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर पानी का ऑब्जर्वेशन होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पानी जो होता है वो पानी को पचाया नहीं जा सकता, सिर्फ इसका अवशोषण होता है। और अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। तो इसका हो जाएगा डी का, ई का ई का क्या हो जाएगा, तीसरा, अपचित भोजन से जल के कुछ लवण अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से देखेंगे, देखिए पूरी इसको क्लीन करके फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुंह का क्या काम है, यहाँ पर दूसरा आंसर सही होगा ना, मुंह का क्या काम है, तो स्टार्च का शकरा में विघटन, ठीक है। बी का पांचवा, देखिए अमाशय का क्या काम है, पाचक रस के, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। सी का दूसरा, यकृत क्या करता है, वसा का पाचन करता है। और छोटी आंत क्या करता है, तो हमारे भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत को फैला देता है। और इसके बाद बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। मैंने इन सभी को एक एक करके बहुत क्लियरली बता रखा है, इसलिए मैंने कहा कि पहले आप जाकर थ्योरी की क्लास देखिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं चौथा इसके क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है कि शाकाहारियों की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारियों में छोटी आंत लंबी होती है। तो मैंने आपको बताया है कि देखिए शाकाहारी जैसे कि जो मांसाहारी जानवर है उनकी छोटी आंत कैसी होती है, वो छोटी आंत छोटी होती है, ना कि लंबी होती है, क्योंकि मांस बहुत आसानी से पच जाता है। और वही बात है शाकाहारी की, तो शाकाहारी लोग क्या खाते हैं, पेड़ पौधे पत्ती खाते हैं। और इसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। कागज में सेलुलोज होता है ना, कागज किससे बनता है, पेड़ से बनता है। तो देखिए पेड़ पौधे में क्या होता है, सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। और सेलुलोज जो होता है जल्दी नहीं पच पाता है, तो इसीलिए क्या होता है कि सेलुलोज का जल्दी पाचन हो सके तो इसमें जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है। और मांसाहारी में मांस जल्दी पच जाता है, इसलिए छोटी आंत क्या होता है, छोटी होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टे दे रखा है कि शाकाहारियों की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारियों की छोटी आंत लंबी होती है, नहीं, ये गलत है। उसके बाद कह रहा है कि सेलुलोज की अपेक्षा मांस को पचाना अत्यधिक कठिन है, नहीं, मांस बहुत आसानी से पच जाता है, सेलुलोज टाइम लेता है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, असत्य है। ए और आर दोनों क्या होते हैं, असत्य है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए नंबर, सॉरी 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि नीचे दी गई तालिका में पाचन तंत्र के कुछ अंगों और उनके स्रावित होने वाले पाचक रस तथा खाद्य घटक जिन पर वे कार्य करते हैं उनके नाम दिए गए, ठीक। कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया गया और दिए गए विकल्प, मतलब इस स्थान को भरिए। यहाँ पर दिया गया अंग के नाम, जैसे मुख, अमाशय, यकृत, इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। देखिए
यहाँ कह रहा है कि मुख से क्या होता है, हमारा लार स्रावित होता है, ठीक है। और लार का लार का क्या काम है, मैंने आपको पढ़ाया था कि लार का, देखिए लार क्या करता है, यह स्टार्च का पाचन होता है, पाचन करता है। और सबसे पहले हमारा स्टार्च का पाचन ही शुरू होता है, और कहाँ से, तो माउथ से, जो टाइलिन और डस्टेज नामक एंजाइम करते हैं, ठीक है। तो लार का पाचन, तो पहला का क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च का पाचन करता है। तो देखिए सबसे स्टार्च किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन संभावित सही होगा। तो इसको चेक करते हैं। इसके बाद देखिए अमाशय क्या होता है, अमाशय पाचक रस मतलब स्रावित करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, पाचक रस स्रावित करता है अमाशय। तो यहाँ पर हमने पढ़ाया है कि प्रोटीन का जो पहला प्रोटीन कहाँ से पचना शुरू होता है, तो अमाशय से, हमारे पेट से। और पेट में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाना शुरू करता है, और पहला क्या बनता है, पेप्टोन बनता है। तो ये आपका सही होगा, प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए यकृत क्या करता है, यकृत कौन सा रस स्रावित करता है, तो पीत रस, जो पित्ताशय में रहता है। और यह क्या, यकृत लीवर का क्या काम है, तो यह वसा का पाचन शुरू करता है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो होता है सही होगा, यहाँ पर थर्ड नंबर सही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं किसमें, छठा नंबर क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए और उस पर विकल्प मतलब उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों को दिए गए सही क्रम में भरते हैं। देखिए यह एक लाल भूरे रंग की क्या है, ग्रंथि है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हमारा यकृत जो लीवर होता है वही लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग दाईं ओर अवस्थित है। मतलब आप जिस हाथ से खाना खाते हैं ना, उसके ठीक नीचे जो हमारा पेट है उसके थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यकृत होता है, क्योंकि अग्नाशय पेनक्रियास लाल भूरे रंग का नहीं होता है। तो यहाँ भी अग्नाशय दिया है, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा। अब आपका दूसरा और चौथा होगा, यहाँ तक सही है। जो यहाँ देखिए, यह शरीर की वृहत्तम ग्रंथि है। वृहत्तम ग्रंथि कौन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है, तो यकृत होता है, यानी कि लीवर। और यह क्या स्रावित करता है, यह पित्त स्रावित करता है। अब 2 और 4 दोनों में पित्त है। तो अब अगला पढ़ते हैं, जिसका भंडारण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। देखिए इसमें भी पित्ताशय में, इसमें भी है। फिर पढ़ते हैं आगे, और यह किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए कह रहा है कि मांसाहारी जीवों की तुलना में शाकाहारी जीवों की छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है। मैंने इससे पहले भी इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ाया, लेकिन उसमें उल्टे दिया था। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मांसाहारी जीवों की तुलना में शाकाहारी जीवों की छोटी आंत लंबी होती है। बिल्कुल लंबी होती है, क्योंकि मांस क्या होता है, जल्दी पच जाता है, इसलिए उसका छोटी आंत छोटा होता है। और शाकाहारी जीवों में जो सेल्यूलोज की मात्रा होती है वो जल्दी नहीं पच पाती, जिसके कारण इसकी छोटी आंत लंबी होती। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसके पहले मैंने इसके बाद कारण देखिए इसका क्या कर रहा है, मांस की अपेक्षा सेल्यूलोज का पाचन अत्यधिक कठिन होता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आपका सही है। देखिए यही क्वेश्चन दोनों बार उल्टे घुमा कर दिया था, तो आपको बस ये समझना है कि क्वेश्चन आपके टॉपिक से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के दोनों ऑप्शन क्या होते हैं आपके, दोनों के दोनों ऑप्शन सत्य हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इससे पहले हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, शाकाहारी की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारी की छोटी आंत लंबी होती। यहाँ पर क्वेश्चन उल्टे कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है। तो यही समझने वाली बात है, यहाँ हम लोग समझ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। सबसे पहले आप एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा कि अंतिम में गलत है भी लिखा रहता है, नहीं भी लिखा रहता है, उसी की वजह से बहुत क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प गलत है। देखिए छोटी आंत अति कुंडलित होती है, जिसमें हजारों दीर्घरोम होते हैं। क्या मतलब क्या होता है, यहाँ पर भिलाई मैंने पढ़ा रखा था, विलाई को, तो उसमें क्या होता है छोटी आंत में, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये होता है। अब देखिए पित्ताशय द्वारा स्रावित पीत रस को यकृत ग्रहण करता है। क्या ये सही है लग रहा है, नहीं, क्योंकि हमारा जो यकृत है यह पीत को क्या करता है, पीत बनाता है, और पीत को बनाकर किसे देता है, पित्ताशय को, और पित्ताशय इसको ग्रहण करता है। तो ये तो पूरा लाइन ही गलत लिख दिया, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए
बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है। देखिए यहाँ पर बात समझने वाली है, सिर्फ इसका नाम बड़ी आंत है लेकिन ये बड़ा नहीं होता, और छोटी आंत का नाम सिर्फ छोटी आंत है लेकिन ये छोटा नहीं होता। जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखिए और बात कर रहा है कि पाचन के अपशिष्ट उत्पाद मलाशय में एकत्र होते हैं और गुर्दा से निष्कासित हो जाते हैं। तो ये भी आपका सही है कि हमारा जो भी जो अनपचे भोजन होते हैं मलाशय यानी कि रेक्टम में जाकर एकत्र हो जाते हैं, और अगर वहाँ पर रेक्टम में लैट्रिन काफ़ी दिनों तक अगर एकत्र रहता है तो वहाँ क्या होता है, पाइल्स नामक बीमारी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बावसीर बोलते हैं। तो ज़्यादा देर तक वहाँ पर अनपचे भोजन को वहाँ रेक्टम में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ के 3 क्वेश्चन आप 3 आंसर आपके सही हो गए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये हो गया। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, देखिए इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा, तो इसका आंसर सही होगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर। यहाँ तक समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। तो यहाँ देखिए पहला ही ऑप्शन अग्नाशय दे दिया, अमाशय दे दिया, छोटी आंत दे दिया, तो यही आपका ऑप्शन सही है। फिर भी इसको चेक करते हैं कि यकृत यानी लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, और यह क्या स्रावित करती है, पीत रस, ठीक है, जिसको हम गाल कहते हैं। और यह किसके पाचन में सहायता करती है, तो हमेशा याद रखिए कि लीवर जो होता है यह वसा के पाचन में सहायता करता है। तो ए बी सी पूछ रहा है, तो यानी कि ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मानव में एक से एक एंजाइम है, मतलब यहाँ पर इसमें कोई एक है जो एक पाचक रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। अब यहाँ कह रहा है कि इसमें कोई एंजाइम नहीं है फिर भी यह पाचन का काम करता है, तो वो कौन सा है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि पीत रस यानी कि लीवर एक प्रकार का पाचक ग्रंथि है और यह क्या करती है, एंजाइम या जूस को रिलीज करती है। तो कौन सा जूस, तो पीत रस है, ठीक है। अब ये पीत रस इसमें किसी प्रकार की एंजाइम नहीं है फिर भी यह पाचन में सहायता करता है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, पीत रस, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित को पहचान कीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब मैंने पढ़ाया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है यकृत। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ये तीसरा और चौथा में होगा। इसके बाद कह रहा है पीत रस को संग्रहित करता है, कौन करता है, पित्ताशय। तो देखिए दोनों में दे रखा है पित्ताशय। इसके बाद कह रहा है कि स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है, मतलब हम जो स्टार्च खाते हैं, हमने क्या बताया कि हम जो स्टार्च यानी जो हम कार्बोहाइड्रेट करते हैं उसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो माउथ से ही। माउथ में कौन करता है, टाइलिन करता है और डायस्टेज करता है, और माउथ में बहुत सारे लार होते हैं, सेलेवरी ग्लैंड होते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि सेलेवरी ग्लैंड जो है हमारे लार ग्रंथियाँ, वो तीन प्रकार की लार ग्रंथियाँ हमारे माउथ में होती है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। और इसी 3 प्रकार की ग्रंथियों में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं माउथ में ही, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन और लाइजोजाइम। तो उसमें हमारे क्या होता है, स्टार्च का पाचन कौन करता है, लार। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लार ऑप्शन दे दिया तीसरा में, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और पहला दूसरा तो ऐसे ही कट गया। फिर देखिए रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में कौन सहायक है, तो अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। तो आपका ऑप्शन ये तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हमारे आमाशय के विषय में निम्नलिखित में से कौन से गलत ऑप्शन है, मतलब गलत है। देखिए यहाँ पर मेरे से गलती से ऑप्शन छूट गया है, तो इसमें बहुत सारे मतलब कुछ ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन छूट गए, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए हमारे आमाशय के विषय में निम्नलिखित में से कौन से गलत हैं। देखिए यह एक मोटी थैली होती है, हाँ हमारा पेट क्या होता है, एक मोटी थैली होती है, ठीक है। इसका आकृति एस की भांति नहीं, इसका आकृति एस नहीं जे की तरह होता है, ठीक है। हमारा पेट की जो आकृति होती है वो जे की तरफ होता है, तो ये तो आपका गलत है, ये तो आपका गलत है। कौन सा गलत है, तो ये तो गलत है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि यह भोजन की नली और छोटी आंत के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये भी आप ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर देखेंगे कि हमारा जो पेट है ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, तो वहाँ से फूड सीधे आकर पेट में गिरता है, ठीक है। माउथ में जाने के बाद फूड पाइप से होते पेट में गिरता है, तो पेट का एक भाग किससे, भोजन की नली से, और पेट से होने के बाद ये छोटी आंत में जाता है और दूसरा भाग छोटी आंत के बीच होता है।
छोटी आंत, तो ये तो आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद कह रहा है यह आहार नाल का संकीर्ण मतलब छोटा भाग है, नहीं ये आहार नाल का छोटा भाग नहीं, क्योंकि पेट ही में पाचन होता है भाई, पेट ही में जाकर भोजन रहता है, वो भी 4 घंटा। मैंने बताया था कि पेट का दूसरा भाग जिसको हम फंडिक बोलते हैं वहाँ 4 घंटा भोजन रहता है। तो भाई जहाँ 4 घंटा रखना है तो वहीं छोटा थोड़ी नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर 2 कथन गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी और हो जाएगा डी, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि मानव कंठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है और कौन सा असत्य है, यानी कि यहाँ सत्य और असत्य दोनों पूछा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहला कि अभिकथन S1 कंठ में श्वास नली स्वास्थ्य नती खाद नती के सन्निकट, मतलब यहाँ कह रहा है कि जो फूड पाइप है और जो विंड पाइप है वो दोनों जो हमारा सांस नल कंठ है ये दोनों के पास पाए जाते हैं। तो हाँ, मैंने आपको पढ़ाया था कि दोनों फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक ही मतलब माउथ से जब हम खाना खाते हैं तो दोनों जाता है, सांस भी जाता है हमारा और खाना भी, लेकिन यह बट जाता है किसमें, विंड पाइप में और फूड पाइप में, और वहाँ पर एक इपीग्लोटिस नाम का गेट लगा रहता है, मैंने इसको पढ़ाया है। तो ये तो आपका पहला सही है, जब पहला सही है तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, जब पहला सही है तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, और देखिए S1 असत्य यहाँ भी दिया है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन दूसरा या तीसरा में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद कह रहा है दूसरा विकथन कि H2 कंठ से एक पल्ले जैसे वाल्व उपस्थित होता है। यहाँ पर तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि हमारे जो गर्दन है उसमें एक वाल्व होता है इपीग्लोटिस नाम का, तो ये भी आपका दूसरा भी सही है। तो जब आपका दूसरा भी सही है तो इसमें भी दूसरा सही, इसमें भी दूसरा सही। फिर तीसरा पढ़ते हैं कि S3 वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता से साझा करते हैं। यहाँ कह रहा है क्या कि S3 जो में कह रहा है कि वायु और भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं। क्या ये लोग कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं? तो नहीं, क्योंकि हमने बताया कि फूड पाइप अलग होते हैं और विंड पाइप अलग होते हैं, यानी कि तीसरा तो गलत होगा। जब तीसरा गलत होगा तो आपका ये ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन चौथा देख लेते हैं कि SA कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिसके हिसकी आ जाती है। हाँ, मैंने बताया कि इपीग्लोटिस नाम का एक गेट लगा रहता है फूड पाइप और विंड पाइप पर, अगर हम सांस लेते हैं तो फूड पाइप बंद हो जाता है, इपीग्लोटिस फूड पाइप की तरफ चला जाता है, लेकिन अगर हम भोजन करते हैं तो हमारा इपीग्लोटिस विंड पाइप को बंद कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कुछ सोचते रहते हैं तो इपीग्लोटिस ब्रेन से कहता है अरे बताओ हमको किधर का गेट बंद करना है, तो नहीं समझ में आता, लेट हो जाता है, तो भोजन कभी कभी कहाँ चला जाता है, श्वास नली में, जिसको हम कस के हम हिचकी आती है, तब ऐसे तुरंत पानी पीते हैं और तो ये फिर वापस रिटर्न होता है। तो इस तरह से ये आपका आंसर सही हो गया, कौन सा, थर्ड नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मानव आहार नाल में भागों के सही क्रम का पहचान कीजिए, मतलब हम भोजन करते हैं और मुंह में डालते हैं तो वो कैसे कैसे किस क्रम में भोजन आता है। ठीक है, तो पहले हमारा भोजन कहाँ जाएगा, मुंह में। ठीक है, उसके बाद ग्रासिका जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं या फिर फूड पाइप कहते हैं, तो मुंह से फूड पाइप में जाता है, और यह फूड पाइप कहाँ ले जाकर भोजन को रखता है, तो आमाशय में। अब आमाशय का कहाँ जाता है, आमाशय में पाचन हो गया भोजन का, तो यह कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। फिर छोटी आंत से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत से कहाँ जाता है, रेक्टम यानी मलाशय में। फिर मलाशय से कहाँ जाता है, गुर्दा यानी कि शरीर से बाहर हो जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे समूह का चयन कीजिए जिसमें अंगों का सही संयोजन है जो कोई पाचन क्रिया नहीं करता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसे समूह का चयन कीजिए जिसमें, देखिए यहाँ कह रहा है कि जो हमारा आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें ऐसे कौन कौन से अंग है जहाँ पर हमारा पाचन नहीं होता है। तो मैंने आपको बहुत क्लियर से बता रखा है। देखिए, जब हम मुंह में खाना लेते हैं तो हमारे मुंह में पाचन तो शुरू हो जाता है, हमारा मुंह में क्या होता है, पाचन शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि यह फूड पाइप के द्वारा पेट में आता है, तो फूड पाइप में कोई प्रकार का पाचन नहीं होता, यह एक नली है, रास्ता है जो भोजन को पेट में लाता है। तो फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ग्रासिका बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। यहाँ देखिए मुख गुहा, मैंने बताया कि मुंह में पाचन शुरू हो जाता है क्योंकि दांत थूर कुछ करता है और लार उसमें मिलाना शुरू हो जाता है, सैलिवरी ग्लैंड, एंजाइम वगैरह, इनके स्टार्च का पाचन तो मुंह में ही होता है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए यहाँ भी मुख गुहा दिया है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। छोटी आंत में तो पूरा पाचन की क्रिया छोटी आंत में ही होती है, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण और पाचन दोनों होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन देखिए,
अगर हम दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो ग्रासिका ओसोफेगस में कोई प्रकार का पाचन नहीं होता, फूड पाइप होता है जो भोजन को सीधे पेट में गिराता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ पानी का ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। मैंने बताया था कि पानी का पाचन नहीं होता, बस उसका अवशोषण हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और रेक्टम क्या होता है, रेक्टम में अनपचा भोजन को स्टोर किया जाता है, जैसे कि लैट्रिन वगैरह जो आकर उसी में स्टोर रहता है और एनस के द्वारा बाहर आ जाता है, तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है। देखिए, आहार नाल किसे बोलते हैं, आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और उसका कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है, यानी कि यकृत पीत रस बनाएगा तो ये किसको देता है। जैसे कि देखिए, छोटी आंत का क्या काम है, छोटी आंत बोलता है कि हमें भोजन को क्षारीय माध्यम में चाहिए, और अगर पेट में HCl होता है, फूड पाइप से भोजन पेट में आता है, और भोजन आते ही पेट में क्या होता है, अम्लीय हो जाता है, और पेट के बाद ये छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत क्या कहता है कि हमको अम्लीय भोजन नहीं चाहिए, हमको क्षारीय भोजन चाहिए। तो क्षारीय भोजन इसको चाहिए, तो इससे पहले तो भोजन जो अम्लीय अवस्था में उसको क्षारीय करना पड़ेगा, तो उसी समय यकृत से पित्त लिया जाता है। पित्त का पीएच कितना होता है, पित्त का पीएच 8 होता है। 8 यानी कि क्या होता है, ये बेस है, क्षार है, तो उसी समय यकृत क्या करता है, भोजन में बेस मिला देता है, तो क्या होता है, वो क्षार हो जाता है खाना, और क्षार होते ही यह क्या होता है, छोटी आंत में चला जाता है। तब छोटी आंत को क्षारीय माध्यम में भोजन मिलेगा, तभी वो भोजन को पचाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, खाद्य के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रमों का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो हम किन किन भोजन कैसे कैसे हमारे शरीर से हम शरीर के अंदर लेते हैं और कैसे कैसे ये बाहर जाता है। तो ये सारे प्रोसेस कह रहा है कि इसके बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती जाती है भोजन के पचने में। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, हम भोजन को मुंह में ग्रहण करते हैं, तो पहला तो आपका इंजेशन होना चाहिए। तो देखिए, सभी में इंजेशन है, यानी कि अभी हम नहीं मतलब ऑप्शन नहीं पकड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा, हम तो भोजन को ग्रहण कर लिए, अब हमारा पाचन शुरू हो जाएगा, तो यानी कि पहला क्या हो जाएगा, पाचन शुरू हो जाएगा भोजन का। अरे भाई, यहाँ पर दिया देखिए ऑब्जर्वेशन, अवशोषण। हम भोजन लेते हैं उसका अवशोषण करेंगे, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। हम भोजन लेते ही एसिमिलेशन क्या होता है कि सभी शरीर के अंगों को बांटना। क्या हम भोजन लिए, आम इतना बड़ा खाए, इतना बड़ा रोटी खाए, तो शरीर के अंगों को बांट देंगे तो वो सब ले लेगा, नहीं, तो ये भी तो नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद हम क्या करते हैं, हम भोजन को पचाएंगे, तो दोनों में डाइजेशन दिया है, 2 और 3 में, तो यहाँ भी ऑप्शन नहीं पकड़ पाए। अब हम तीसरा चलते हैं, भोजन को आपने ले लिया, शरीर में इंजेक्शन कर लिया, इसके बाद आपने भोजन को पचा लिया। ठीक है, अब देखिए, पचाने के बाद हम क्या करते हैं, भोजन से उसमें जितना भी आपको विटामिन मिनरल ये सब चीज़ है, विटामिन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वसा मतलब जो भी है, ये सब प्रोटीन है, उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसको अवशोषित करेंगे। ठीक है, तो उस सभी को अवशोषित करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए दूसरा ऑप्शन सही होने के चांस हो गया। दूसरा ऑप्शन, पहले हम भोजन को लिए इंजेक्शन, फिर हम भोजन को पचाए डाइजेशन, फिर पचाने के बाद पचे हुए भोजन से सभी पदार्थों को निकाले, जैसे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट वगैरह सभी, तो उसका हमने क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया। अवशोषण करने के बाद इसे शरीर के सभी अंगों को भेजेंगे, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, तो उससे हम सभी अंगों को भेज दिए, और ये क्या हो गया, और जो खराब पदार्थ है वो हमारे शरीर से इंजेक्शन यानी कि बाहर हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर हम पचाते हैं, फिर उसका अवशोषण करते हैं, फिर अवशोषण करके शरीर के सभी अंगों को बांटते हैं यानी स्वांगीकरण करते हैं, और जो खराब चीज़ है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं यानी कि इंजेक्शन कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घरोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। दीर्घरोम के बारे में कह रहा है कि देखिए, यहाँ पर क्या, यह उंगली जैसी संरचना, दीर्घरोम पता है क्या है, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है जो भोजन को अवशोषण करने का काम वहाँ शुरू कर देता है। ठीक है, तो यह क्या करते हैं, यह एक उंगली जैसी संरचना है। बिल्कुल सही बात है कि यह क्या होता है, विलाई क्या होता है, विलाई एक उंगली जैसी संरचना होती है जो सभी अनपचे जैसे कि जो भोजन पच गया छोटी आंत में, उन सबको क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, और उससे अवशोषण करने के बाद जितने जो रस निकलते हैं, जैसे कि हो गया आपका फैट हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया,
गया, ये सभी को अवशोषित करके शरीर के अंगों को भेजता है। तो यहाँ पर मैंने पढ़ाया था कि यह उंगली जैसी संरचना होती है, ठीक है। इसकी भित्तियाँ बहुत ही पतली होती है, ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर भोजन आसानी से गुजर जाता है। नहीं, मैंने क्या पढ़ाया था कि उसमें वो उंगली की जैसी रचना होती है जिसकी पतली भित्तियाँ होती है, और ये क्या करती है, सभी भोजन से जो पच गया भोजन उनसे सभी प्रकार के रस को निकाल लेती है, और जो अनपचे भोजन होता है उसको क्या करती है, बड़ी आंत में भेज देती है, और बड़ी आंत में उसी भोजन से पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, और सभी जो गंदे पदार्थ हो गए वो आपके रेक्टम मलाशय में चला जाता है और गुर्दा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो सी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर भोजन आसानी से गुजर सकता है, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि सी वाले ऑप्शन गलत है। देखिए इसमें भी सी है गलत, इसमें भी सी है गलत, इसमें भी सी है गलत, यानी कि एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो हम डी नंबर को पढ़ते हैं। इसके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक जाल होता है। रक्त वाहिकाएं समझ रहे हैं, जैसे कि अब आपके शरीर के सभी अंगों के पास ये सभी विटामिन वगैरह जो भी अवशोषण किया है उसको भेजना है। तो ये देखिए अब रक्त है, तो भेजने के लिए हमें क्या करेंगे, रक्त में मिलाएंगे, क्योंकि खून शरीर के सभी पार्ट में जाता है। तो रक्त में मिलाने का काम कौन करता है, यहाँ पर लीवर कर देता है, ठीक है। तो ये रक्त वाहिकाओं का एक जाल होता है, तो उसी में सब मिनरल जो भी अवशोषण किया वो सब उसमें चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन सही हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए नीचे दिए गए कथन को पढ़िए, कथनों पर विचार करिए। देखिए छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नली होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई बड़ी आंत से कम होती है। नहीं, मैंने क्या बताया था कि छोटी आंत का नाम सिर्फ छोटी आंत है लेकिन वो लंबाई में बड़ी होती है, और बड़ी आंत का नाम सिर्फ बड़ी आंत है लेकिन वो छोटी आंत से छोटी होती है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नली है, ये तो लाइन सही जा रहा है कि ठीक है कुंडलित नली है जिसकी लंबाई बड़ी आंत से कम होती है। नहीं, बड़ी आंत से कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया। तो ए इसमें भी है गलत, इसमें भी है गलत, इसमें भी है गलत। अब आज का बच गया आपका कौन सा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन। तो चेक करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाँ देखिए छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से रक्त स्राव करती है। देखिए छोटी आंत क्या कर रहा है, यकृत और अग्नाशय से, मैंने हाँ पढ़ाया था कि यकृत मतलब लीवर और अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज। लीवर से क्या मांगता है, क्षार मांगता है, और पेनक्रियाज से क्या मांगता है, पूर्ण पाचक एंजाइम, जिसको मैंने पढ़ाया था लाइपेज इमाइलेज ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज इमाइलेज ट्रिप्सिन मैंने पढ़ा रखा है, तो उससे क्या करता है, रक्त को स्रावित करता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि छोटी आंत यकृत से आपको मांगता है क्षार पेश मांगता है, और अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम मांगता है लाइपेज इमाइलेज ट्रिप्सिन, जो वसा स्टार्च और प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये तो सही हो गया। इसके बाद कह रहा है कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पीत रस स्रावित करती है। बिल्कुल सही बात है कि लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पीत रस को स्रावित करती है, तो यानी कि सी ऑप्शन भी सही हो गया। अब कह रहा है डी नंबर, अग्नाशयिक जो पेनक्रियाज से रस निकलते हैं वसाओं की क्रिया करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। यहाँ देखिए बहुत समझने वाली बात है कि यहाँ सरल रूप में परिवर्तित करने का बात करा, वो भी किसको, तो वसा को। वसा का पाचन पेनक्रियाज करता है किसके द्वारा, ये लाइपेज के द्वारा। मैंने पढ़ाया था ना कि लरा लरा करता है तो वसा होता है, जैसे कि दूध दही, दूध कह रहे हैं घी हो गया, दही हो गया, सब लरा लरा करता है, तो इससे क्या होता है, वसा मिलता है। तो वसा का वो पाचन करता है, लेकिन सरल रूप में परिवर्तित कौन करता है, तो ये आपका करता है लीवर। लीवर क्या करता है कि वसा को तोड़ता है, और तोड़ने की क्रिया को ही मैंने बताया था इमल्सीकरण करते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी और सी हो गया। देखिए आप इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर, मतलब जैसे ही आपको लगता है कि एक ऑप्शन ए नंबर गलत है, ऑप्शन में देख लीजिए तुरंत कि एक इसमें है, उसको तुरंत गलत काटिए, इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही मतलब विकल्प चयन। देखिए अभी शेर घास नहीं खाता है, बिल्कुल सही बात है कि शेर घास नहीं खाता, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में आप क्या, देखिए ठीक है, बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते क्योंकि शेर एक मांसाहारी है, और मांसाहारी में छोटी आंत छोटी होती है, और जिसमें इसलिए वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेलुलोज काफ़ी टाइम लेता है पचाने में, उसके लिए छोटी आंत को बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो ये क्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ये भी आपका समझ में आ गया। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम से मैंने प्रीवियस ईयर में सीटेट के प्रीवियस ईयर से कुछ ही प्रीवियस ईयर से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, और मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में जैसे कि आपका एक सीटेट के एग्ज़ाम में
तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पाचन तंत्र से, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाकर पहले मेरी थ्योरी का क्लास देखिए, उसके बाद आप ये देखिएगा कि आपको बहुत आसानी से डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन आपके बनने लगे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सीटेट के